नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। टैक्स प्लानिंग सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 80C के तहत कितनी कटौती का आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। इसके पहले हमने बताया डिडक्शन का मतलब होता है कि आपके ग्रॉस टोटल इनकम में इनकम इंक्लूड होते हैं और उसके बाद जाके डिडक्शन के अंदर ग्रॉस टोटल इनकम्स के जाके वो रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे आपका जो टोटल इनकम जो बनता है टैक्सेबल इनकम वो रिड्यूस हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 80C के अंदर हमें क्या लिमिट है इसका और कौन कौन से डिडक्शन है इसके अंदर कैटेगरी में। ये सबसे पहले हम तो जानते हैं कि ये 80C जो सेक्शन है ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है और इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन में हम जब पेमेंट करते हैं पेमेंट के बेसिस पे हमें वो अलाउ होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चार्ट देख रहे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि 80C के अंदर जो है कौन एलिजिबल है और कितना मैक्सिमम अमाउंट है। तो जैसा कि देखते हैं कि इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल सेल्फ पे, स्पाउस पे या किसी चाइल्ड माइनर या मेजर, तो हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एचयूएफ के केस में कोई भी मेंबर जो एचयूएफ का है उसके वहाँ उसके नाम से अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो 80C के अंदर उसको मैक्सिमम जो अमाउंट परमिशिबल डिडक्शन है वो 1.5 लाख तक का अमाउंट उसको मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सर्किल में कि जो मेनली जो यहाँ पर डिडक्शन इन्वेस्टमेंट डिडक्शन मिलते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, प्रोविडेंट फंड में, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट, ट्यूशन फीस एंड अदर इन्वेस्टमेंट में। ये जो सारा इन्वेस्टमेंट है 80C के अंदर वो उससे क्या होना चाहिए, एक्चुअली में पेड होना चाहिए रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तभी मिलेगा। सपोज मान लीजिए LIC के प्रीमियम आपके ड्यू हैं और आपने पेमेंट नहीं किए हैं उस साल, तो उस प्रीवियस ईयर में आप क्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको मस्ट बी एक्चुअली पेड विद इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर होना चाहिए। आइए देखते हैं कि सबसे पहला देखते हैं कि इसमें 80C के अंदर डिडक्शन फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पर कोई भी प्रीमियम पेड होता है कोई भी इंडिविजुअल खुद के नाम से या स्पाउस के नाम से या किसी चाइल्ड माइनर या मेजर। एचयूएफ के केस में कोई भी मेंबर ऑफ द एचयूएफ उसके नाम से पे हो, तो ये प्रीमियम पेड जो होता है इसके अंदर जो लिमिट है उसमें इसमें देख रहे होंगे एक आपने टेबल देख रहे होंगे। टेबल में आपको नजर आ रहा होगा कि पॉलिसी इशू टाइम नजर आ रहा होगा और अगर पॉलिसी से अगर कोई अमाउंट रिसीव होता है तो वो कहाँ पर उसका टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं आप। और इसके अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं तो डिडक्शन 80C के अंदर क्या कितना लिमिट है आपका इस सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर टेबल में आप देख रहे होंगे कि एग्जेम्पशन जो अवेलेबल है वो 10 क्लॉज 10D ऑफ द इनकम टैक्स में है। उसके अलावा जो अमाउंट है डिडक्टेबल अमाउंट है 80C के अंदर तो आपको इधर दिया होगा टेबल में राइट साइड में आपका दिया हुआ है। तो पॉलिसी पीरियड से हम लोग देखना शुरू करते हैं कि अगर पॉलिसी कोई भी पॉलिसी 1 अप्रैल 2003 से बिफोर अगर इशू हुआ है तो उस केस में जो आपको 80C के अंदर जो आपको प्रीमियम जो है जो भी पेड करते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड, एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड का 20% तक आपको यहाँ 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है। और जो आपको अमाउंट अगर रिसीव कोई होता है इसके अंदर तो आप जो भी अमाउंट रिसीव्ड है अलोकेटेड बाय वे ऑफ द बोनस इज एग्जिम्ड टोटली हो जाता है सेक्शन 10 सबसेक्शन क्लॉज 10D के अंदर। दूसरा है कि अगर कोई भी पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 2003 के बाद इशू हुआ है और 31 मार्च 2012 के पहले है तो इस पीरियड में आपका जो 80C के अंदर जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो प्रीमियम पेड टू द एक्सटेंट ऑफ द 20% ऑफ द एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड है। और कोई भी सम अगर रिसीव होता है इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ द बोनस, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है आपको जो 10 क्लॉज 10D के अंदर कि आपका जो प्रीमियम पेबल होगा किसी ईयर के लिए वो आपके जो
सम एश्योर्ड है उसके 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर बेनिफिट एग्जेम्पशन मिलेगा सेक्शन 10 क्लॉज 10D के अंदर। अब देखते हैं कोई भी प्रीमियम कोई भी पॉलिसी अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद इशू हुआ और 31 मार्च 2013 के पहले, मतलब 1 अप्रैल 12 से लेके 31 मार्च 13 तक अगर कोई इशू हुआ है, तो उस केस में आपको प्रीमियम पेड टू द एक्सटेंट ऑफ द 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया। और यहाँ पर चेंजेस क्या किए गए, एग्जेम्पशन जो सेक्शन 10 क्लॉज 10D के अंदर जो एग्जेम्पशन है वो है सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस, बट योर प्रीमियम पेबल for any of the year during the term of the policy exceed 10% of the actual capital sum assured नहीं होना चाहिए। तो एग्जेम्पशन आपको तभी मिलेगा आपका जब किसी भी ईयर में आपको एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड से 10% से ज्यादा पे नहीं होना चाहिए, तभी उस केस में अगर आपको कोई रिसीवेबल है यहाँ पर रिसीव होता है तो एग्जिम्प्ट होंगे। अब आज यही कि 1 अप्रैल 2013 के बाद अगर कोई पॉलिसी इश्यू हुआ है तो इस केस में आपको प्रीमियम पे टू द एक्सटेंट ऑफ द 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड आपको मिलता है। लेकिन अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी पर्सन का 80U के अंदर जो सेक्शन है उसमें दिया हुआ डिसेबिलिटी का मीनिंग दिया हुआ है, उसके क्राइटेरिया में अगर डिसेबिलिटी है या फिर कोई स्पेसिफाइड डिजीज है 80DDB में जो स्पेसिफाइड है, तो उस केस में आपको 15% ऑफ द सम एश्योर्ड जो है आपका एक्चुअल सम एश्योर्ड, तो वहां तक आपका जो 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है। और इस केस में आपको सम रिसीव जो होता है वो आपका इंक्लूडिंग बोनस एग्जिम्प्ट होता है, और आपका जो प्रीमियम जो होना चाहिए वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड में केस में। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई भी LIC पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो मिनिमम कंटिन्यूशन उसका होना चाहिए एटलीस्ट 2 इयर्स। अगर 2 इयर्स का नहीं होता, ये बहुत कम लोग जानते हैं, कभी हो सकता है 1 साल पे किया, उसको दूसरा साल पे किया, फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते। 2 इयर्स का मिनिमम कंटिन्यूएशन होना चाहिए। तो अगर 2 इयर्स कंटिन्यूएशन नहीं होता है तो आपको 2 इयर्स के बाद क्या होगा, ये 2 इयर्स अदरवाइज डिडक्शन अमाउंट जो होगा जो आपके इनकम में उसके बाद जैसे ही लैप्स होगा वो एड हो जाएगा और टैक्सेबल इन योर इनकम होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। अब आइए आगे, प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफर एन्युटी। तो इस केस में आपको क्या, प्रीमियम पेड टू इफेक्ट एंड कीप इन फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिफर एन्युटी ऑन द लाइफ, किसका किसका, इंडिविजुअल, स्पाउस और चाइल्ड। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्ट जो है कहीं कोई प्रोविजन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे जो इंश्योर्ड हो के पास कोई ऑप्शन हो जो कैश पेमेंट रिसीव कर सके इन लिeu ऑफ द एन्युटी की जगह पर कैश पेमेंट कोई रिसीव करे, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। डिफर एन्युटी होता क्या है भाई साहब, तो डिफर एन्युटी जो होता है नॉन कम्यूटेबल पेंशन की तरह है, जो आपके डेथ के बाद आप जो इंश्योर्ड है उसको मिलता है। लेकिन ये पेंशन नहीं है, बिकॉज पेंशन जो है यूजुअली आपको रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलता है, ठीक है, इंडिविजुअल को। लेकिन इस केस में आपको आपके डेथ के बाद इंश्योर्ड जो है डेथ के बाद ये रिसीवेबल होता है। तो एनी सम, सेकेंड आइए, एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी पेबल ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सीकिंग ए डिफर एन्युटी, उस केस में डिडक्शन का लिमिटेशन क्या है, 1/5 ऑफ द योर सैलरी। नेक्स्ट आइए, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ द LIC का कोई अप्रूव्ड एन्युटी प्लान आप लेते हैं तो कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC जैसे न्यू जीवन धारा, न्यू जीवन अक्षय एंड न्यू जीवन अक्षय फर्स्ट एंड सेकेंड, और एनी अदर इंश्योरर, टाटा AIG EG रिटायर एन्युटी प्लान ऑफ द टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल गजेट के नोटिफिकेशन में इसके भी आप में स्पेसिफाई करता है। आइए और क्या इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर,
तो प्रोविडेंट फंड एंड सुपर एन्युएशन फंड है, कंट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ऑल एम्प्लॉइज के लिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ऑल एम्प्लॉइज के लिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऑल इंडिविजुअल के लिए, एम्प्लॉयमेंट में है या बिजनेस में है, ठीक है, ये कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी जमा कर सकता है, सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, चाइल्ड का, ठीक है, इंडिविजुअल, और रिपेयर एचयूएफ में है तो एनी मेंबर ऑफ द एचयूएफ। अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में तो ये कंट्रीब्यूशन आपके एटीसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा ट्यूशन फी के बारे में जानते हैं। तो ट्यूशन फी में कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में हो और फुल टाइम एजुकेशन उसमें है, तो फुल टाइम एजुकेशन में इंडिया में अगर फुल टाइम एजुकेशन है आपका, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप ट्यूशन फी दे रहे हैं, तो आपको एटीसी के अंदर उसका डिडक्शन मिलेगा, और लिमिट, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का ही मिलेगा। इसमें हमारे केस में बहुत से केसेस में आते हैं कि 3-3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके जो ट्यूशन फी होते हैं तो तीनों बच्चों का नहीं मिलेगा, आपको मैक्सिमम यहाँ पर 2 बच्चों का ही मिलेगा। अब आ जाइए हाउसिंग लोन रीपेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट का यहाँ पर मिलता है, दो नया सेक्शन है 80EE और 80EEA, जहां पर इंटरेस्ट की का डिडक्शन मिलता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एटीसी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग आपको क्या स्टैम्प ड्यूटी आप पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन फी और अदर एक्सपेंसेस, तो इस सब का जो रिपेमेंट है आपको मिलेगा उसका 1.5 लाख के लिमिट के अंदर। क्या होता है कि इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी का, देखिए एनी पेमेंट मेड टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ द परचेज और कंस्ट्रक्शन न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, देखिए इनकम फ्रॉम विच सच प्रॉपर्टी इज शैल बी चार्जेबल अंडर एचपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या फिर नॉट चार्जेबल अंडर द हेड would have been chargeable under the head income from house property but not used for the own residence purposes, then also ATC जो repayment of the housing loan है वो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इवन आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं करे, आपको किराया आप लगा दिया, ठीक है, इनकम चार्जेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट योर नॉट फॉर योर रेसिडेंशियल यूज में है, तो भी आपको उसके बेनिफिट टैक्स डिडक्शन मिले, अलाउ होगा। देखिए अप्रूव टाइप ऑफ द पेमेंट इसमें क्या क्या है, जैसे कोई भी इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट, सेल्फ फाइनेंसिंग और अदर स्कीम, डेवलपमेंट अथॉरिटी या डीडीए वगैरह का जो निकलता है, इसके सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि आप विदाउट टेकिंग एनी ग्रांट और डेप्ट फ्रॉम अदर एक्सटर्नल एजेंसी, सेल्फ फाइनेंस आप करते जाते हो, आप पेमेंट टाइम टू टाइम देते जाते हो, तो सेल्फ फाइनेंसिंग या अदर स्कीम के अंदर आपका है, तो यहाँ पर आपको अलाउ होगा। एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ पार्ट पेमेंट टू कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी of which the assessee is a shareholder or member towards the cost of the house allotted to him, तो उस केस में आपको रिपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन का बेनिफिट मिलेगा। और रिपेमेंट ऑफ द एनी अमाउंट बोरोड बाय द एसएससी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बैंक से आपको ये अगर लेते हो, आप लोन लेते हो, तो उस केस में बैंक को जो रिपे करते हो हाउसिंग लोन, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। नेशनल हाउसिंग बैंक इसी तरह हुडको के अंदर है, आपका हुडको भी है, और एसएससी एम्प्लॉयर वेयर द पब्लिक कंपनी या पब्लिक सेक्टर कंपनी यूनिवर्सिटी है, तो वो अपने एम्प्लॉय को देते हैं, तो वहां पर वो भी आपके कवर होंगे रिपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन के अंदर। कुछ चीज आपको ध्यान क्या रखना है, इन एडिशनल पेमेंट, ठीक है, ये पेमेंट जो है इन एडमिसिबल पेमेंट है, जो अलाउ नहीं होंगे आपको, लेकिन क्या है, फॉलोइंग अमाउंट डू नॉट क्वालिफाई फॉर द रिबेट, क्या क्या, एडमिशन फी, कॉस्ट ऑफ शेयर एंड इनिशियल डिपॉजिट, अगर आप करते हो कोई भी चीज, ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी और मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी has to pay for becoming a shareholder or member, तो यहाँ पे एडमिशन फी, कॉस्ट ऑफ द शेयर और इनिशियल डिपॉजिट उस केस में आपको अलाउ नहीं होंगे एटीसी के अंदर। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एनी एडिशन और ऑल्टरनेशन और रिनोवेशन और रिपेयर
हाउस प्रॉपर्टी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस कंप्लीट होने के बाद अगर ये काम करते हो, आपको एडिशन, अल्टरेशन, रिनोवेशन और रिपेयर्स करते हो, तो और आफ्टर हाउस हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ और आफ्टर इट हैज बीन लेट आउट, तो उस केस में आपको यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलेगा इस एडिशन, अल्टरेशन, रिनोवेशन का। और कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका आपको सेक्शन 24 के अंदर, जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर डिडक्शन आपको अलाउ होता है, तो यहाँ पर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मिनिमम जो पीरियड है फॉर विच हाउस शुड बी केप्ट 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय हिम। जब से आपको पोजीशन मिला है तो उसके 5 साल तक आपको इस प्रॉपर्टी को रखना है, ठीक है, पोजीशन में रखना है। अदरवाइज लोगों को ध्यान नहीं रहता ये चीज कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर दूसरा जब खरीदना होता है तो इसको बेच देते हैं, तो उस केस 5 साल से पहले अगर बेच देते हैं, पोजीशन नहीं रख पाते हैं, तो यहाँ पर जो आप जो भी डिडक्शन आप ले रहे हो 80C के अंदर, तो उस वो क्या होता है कि आपको जाके फिर जिस साल आप इस कंडीशन को ब्रीच करते हो, तो उस साल जाके आपके इनकम में एड हो जाता है। आइए अदर इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि और क्या क्या 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउ है। तो एनी सम पेड और डिपॉजिट सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन द नेम ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल, या फिर कोई भी गर्ल चाइल्ड जिसका लीगल गार्जियन है, तो वो यहाँ पर 80C के अंदर आपको उसका एग्जम्पशन मिलता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, कंट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान मिनिमम, लेकिन कंटिन्यूशन आपको 5 years का करना होगा उस केस में। उसी तरह यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड मिनिमम कंट्रीब्यूशन यहाँ भी 5 years का आपको करना होगा। और सब्सक्रिप्शन टू आर नोटिफाइड फंड ऑफ द म्यूचुअल फंड और UTI, और कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेट बाय द म्यूचुअल फंड और द UTI, और कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008, तो यहाँ पर आपको होगा। और सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम जो है आपका हुडको का या नोएडा अथॉरिटी का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, तो यहाँ पर आपको 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन अप्रूव्ड इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स, अगर आप लेते हो इक्विटी शेयर और डिवेंचर जो एलिजिबल इशू ऑफ द कैपिटल जो है अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा अप्रूव्ड है ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय पब्लिक कंपनी, अगर उसको करती है एप्लीकेशन देती CBDT को, वो अप्रूव्ड करती है, तो उसके इक्विटी शेयर या डिवेंचर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको बेनिफिट मिलते हैं 80C का, आपको डिडक्शन मिलेंगे। क्या एक कंडीशन और है इसमें, लॉक इन पीरियड जो है 3 years का होना चाहिए आपका इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर का। अगर आप 3 years के पहले अगर इसको ट्रांसफर करते हो तो आपको डिम्ड इनकम समझा जाएगा, ये जितना आप डिडक्शन लोगे वो आपको डिम्ड इनकम समझा जाएगा जब ट्रांसफर करोगे। तो उसके बाद तो नेक्स्ट है कि सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन अप्रूव्ड यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट 5 years टर्म डिपॉजिट विद शेड्यूल बैंक या पोस्ट ऑफिस का जो होते हैं, आपको पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 5 years का है, तो उसमें भी आपको 80C का डिडक्शन मिलता है आपको। या सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड बॉन्ड इशूड बाय द नाबार्ड, उसके बाद सीनियर सिटीजन स्कीम रूल्स है 2004, लेकिन मिनिमम पीरियड आपको यहाँ भी 5 years आपको होल्ड करना होगा। और कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एडिशनल अकाउंट जैसे टायर 2 अकाउंट अंडर NPS फॉर ग्रेटर इक्वल टू, मतलब 3 years का आपको रखना पड़ता है यहाँ पर भी NPS के केस में। नेशनल पेंशन स्कीम आपका है mainly created for the central government employee, but now it has been extended to all employee and even individual whether in government or private sector। आप इसको सारे लोगों के लिए अभी अवेलेबल है 80CCD के अंदर जो आप करते हो आप, तो यहाँ पर आप 80C के अंदर उसको आप उस पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। देखिए 2 types ऑफ द NPS अकाउंट है, टायर 1 एंड टायर 2, to which individual can contribute। the main account is tier 1 account। इसको हम लोग 80CCD सेक्शन जब हम लोग देखेंगे तो इसको एक्सप्लेन किया जाएगा इस सेक्शन को 80CCD के अंदर।
तो ये थे आपको आपके टैक्स प्लानिंग अंडर सेक्शन 80C के अंदर आप कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 1.5 लाख के अंदर। तो सारे स्कीम जो है यहाँ पर आपको मेंशन है। अदर इन्वेस्टमेंट मेनली जो है आपका हाउसिंग लोन रीपेमेंट आपका है, पीएफ प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, ट्यूशन फी जो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक आपको मिलता है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ द LIC, डिफर्ड एन्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, और प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफर्ड एन्युटी फॉर द लाइफ आप लेते हो इंडिविजुअल स्पाउस और चाइल्ड, तो उस केस में मिलता है। और LIC वाले तो प्रीमियम देख रहे हैं पॉलिसी के बेस पे, कब पॉलिसी इश्यू होता है 1 अप्रैल 2003 से के पहले अगर है तो 20% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2012 तक है, 20% ऑफ द कैपिटल सम एश्योर्ड, और 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 है तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, और आफ्टर 1 अप्रैल 2013 है तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, और इन केस ऑफ डिसेबिलिटी और स्पेसिफाइड डिजीज है तो 15% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो ये डिडक्शन आपको यहाँ पर LIC के अंदर मिलता है आपको। और ये सारे डिडक्शन है जो एक्चुअली क्या होता है कि आप जब आप पेड कर देते हो, मस्ट भी एक्चुअली पेड होना चाहिए आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, तभी आपको ये जाके डिडक्शन मिलता है। तो आप इन सेल्फ खुद पे, स्पाउस पे, या कोई भी चाइल्ड माइनर या मेजर हो आपका तो उस केस में मिलेगा आपको, और HUF के केस में एनी मेंबर ऑफ द HUF। तो ये पूरा टोटल आपको 1.5 लाख का जो बेनिफिट है जो 80C के अंदर आपको मिलता है, और ये इंस्ट्रूमेंट है। आशा करता हूं आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी हुई होगी। अगर इसके रिगार्डिंग किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हो, या इसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है लास्ट में वीडियो के 9122050937, तो इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। लेकिन कॉल के लिए स्पेसिफिक टाइम जो है आपका स्पेशल टाइम आप शाम इवनिंग में 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप कॉल करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।